तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डैनिश पीपल से। अब डैन्स और डैनिश जो लोग हैं वो डेनमार्क से आए हुए थे, डेनमार्क से आए थे। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मिशनरीज वर्क्स था। मतलब क्या, क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैलाना, क्रिश्चियनिटी जो है इंडिया में फैलाना, ना कि ट्रेड था। मतलब ट्रेड को इन्हें मच ज़्यादा प्रायोरिटी दी नहीं, ठीक है। तो 1616 में इंडिया में आते ईस्ट इंडिया कंपनी, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। पहले जो डैनिश एंड स्वीडिश जो जॉइंट कंपनीज थी, जो टी एंड कॉफ़ी इंडिया के साथ ट्रेड करती थी, ठीक है। वो अपनी पहली फैक्ट्री जो है ट्रैंकोबार 1620 में सेटअप करते हैं। इसके बाद एक हमें लंबा गैप देखने को मिलता है उसका HQ सेरमपुर में 1755 में। तो 1620 एंड देन 1755 डायरेक्टली। देन 1752 में कालीकट, निकोबार आइलैंड 1750s में। Danish and Swedish, then their outpost lost economic strategic importance and Tranquebar, the last outpost, was sold to British in 1845। ठीक है। तो ये जो हमें हिस्सा दिख रहा है ये होता है यहाँ पे है ट्रैंकुम्बार। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे क्रिश्चियन जो कन्वर्जन करा है डेनिश लोगों ने वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंच। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या करते हैं 1664 में। फ्रेंच का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ब्रिटिश के साथ राइवलरी। मतलब ने सुना था कि काफ़ी सारी जो ब्रिटिश है काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड करके। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश से राइवलरी का। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बाय लुइस 14, जो उस टाइम पे फ्रेंच के किंग थे। लेकिन इनके पास पैसे बहुत कम थे, ठीक है। लोग इन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते नहीं थे। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की हेल्प से, कुछ फैमिली मेम्बर की हेल्प से ये कंपनी में पैसा लगाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी कम्प्लीटली गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी यहाँ पे बनती है, ठीक है। बट इट वॉज काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज द कंपनी वॉज ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट एंड देयर वर नो प्राइवेट कैपिटलिस्ट। कॉलबर्ट आस्क्ड फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम बिग डिग्निटरीज हु कंट्रीब्यूटेड ओनली टू द प्लीज द किंग, ठीक है। अब यहाँ पे they were attracted by growing demand for Indian textile in European markets and wanted a share of the profits। इसके बाद 1668 में हमें फर्स्ट फैक्ट्री मिलती है सूरत में। इसी टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स भी अपनी फैक्ट्री जो है शिफ्ट करते हैं सूरत, सूरत से लेकर वो बॉम्बे में अपनी जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पे आ गए थे 1668 में सूरत में, तो ब्रिटिश यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। 1669 में सेकेंड फैक्ट्री सेटअप करते हैं मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1674 में ट्रेडिंग सेंटर वॉज इस्टेब्लिश इन पौंडीचेरी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी फ्रैंकोइस मार्टिन। Then Pondicherry was captured by Dutch in 1693 but handed back to the French in 1697 by Treaty of Ryswick, ठीक है। 1673 चंदेर नगर was acquired from शेस्ट खान, मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं इन 1673 शेर खान लोधी, द गवर्नर ऑफ Valinkondapuram under the Bijapur Sultan, granted Francois Marti, the director of the Masulipatam factory, a site for settlement. Pondicherry was founded in 1674. In the same year, Francois Martin replaced Karen as the French governor. The French company established its factory in other parts of India also, particularly in the coastal regions. Mahe, Karaikal, Balasore, Kasim Bazar were few important trading centers of the French East India Company. After taking charge of Pondicherry in 1674, Francois Martin developed it as a place of importance. It was indeed the stronghold of the French in India. In 1720, the French company was reorganized as the Perpetual Company of the Indies, which revived its strength. This was further enhanced by the stewardship of two active vice governors, Lenore and Dumas. Between 1720 to 1742, further, the French India was backed by the French possession of Mauritius and Reunion in the southern Indian Ocean. In 1720-42, Leonard and Dumas, governors, revived French power in India. They occupied Mahe, Yanam, Karaikal, and 1721 Mauritius को भी वो एक्वायर करते हैं। 1742, Lord Dupleix becomes the governor at Pondicherry. They were constantly in conflict with Dutch and later on mainly with the British in India. Change in objective from commercial motive to imperial expansion.
ठीक है। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस दे रखी है फ्रेंच गवर्नर्स की जो इंडिया में आए थे, ठीक है। हमें ये 5 जो है मेन इंपॉर्टेंट रिमेंबर याद रखने। इसके बाद हम आते हैं रीजनल किंगडम्स पे। तो मुगल का डिक्लाइन के बाद काफ़ी सारे नए किंगडम्स जो है बाहर निकल के आने लगे, जो कि हमारी स्टोरी में, जो ब्रिटिश स्टोरी है इंडिया की, उसमें हमें हेल्प करेंगे। तो पहले ये करके हम समझ लेते हैं अवध। तो अवध जो है, आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा अवध है। फिर इसके बाद आता है बंगाल, तो ये पोर्शन हमारे को बंगाल मिलता है। हैदराबाद आपको हमें मिलता है यहाँ पर निज़ाम की कुर्सी पे, तो यहाँ पे हमें हैदराबाद देखने को मिलता है। मैसूर हमें इस पोर्शन में देखने को मिलता है, जो हैदराबाद से ही निकल के बना था। तो सक्सेसर स्टेट सबसे पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। फॉर एग्जांपल मुग़ल की टेरिटरी थी, ठीक है। मुग़ल यहाँ पे रूल करते थे। यहाँ पे मुग़ल्स अपने सूबेदार और गवर्नर को असाइन करते थे ये टेरिटरी, ठीक है। अब सूबेदार यहाँ पे सब देखता था, तो अवध, बंगाल, हैदराबाद यहाँ पे सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है। अब हैदराबाद से निकलते दो नए रीजन, कार्नेटिक और मैसूर, ठीक है। तो ये आपका हैदराबाद है ये पोर्शन में। तो यहाँ से ये मैसूर हैदराबाद से बाहर निकलता है, और साइड का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये हमारा कार्नेटिक, ठीक है। तो हैदराबाद से जो दो न्यू स्टेट निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स और न्यू स्टेट्स, ठीक है। अवध जो है मुगल्स की टेरिटरी थी, बाद में ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सक्सेसर स्टेट। अब रिबेल स्टेट जो कुछ ना के बराबर मुगल्स के टेरिटरी के अंदर आते थे, बाद में रिबेल करते, मुगल डिक्लाइन होता है, तो ये पावर कैप्चर कर लेते थे। मराठास हमें यहाँ पे देखने को, सेंटर में देखने को मिलते हैं। जाट्स हमें एक छोटा सा पोर्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, ये दिल्ली का छोटा रीजन है। यहाँ पे हमें जाट्स एक एग्रीकल्चरिस्ट रहते हैं, वो देखने को मिलते हैं। रोहिलास जो है हमें अवध में ही, ये आपका अवध है, ठीक है। अवध में ही ऊपर जो हमें रोहिलास देखने को मिलते हैं। पंजाब में हमें सिख देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो ये हमारे पास रोहिलास हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास अवध है, यहाँ पे हमारे पास बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बंगाल है। उसके बाद हमारे पास निज़ाम, और यहाँ पे हैदराबाद आ जाता है। इसी के साइड में कार्नेटिक चलता है, जो कि हैदराबाद से ही बाहर निकल के आता है। राजपूत इस तरफ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये निज़ाम, ये हैदराबाद है पूरा। हैदराबाद से बाहर निकलता है मैसूर और कार्नेटिक, ये दो जगह, ठीक है। अब हम सक्सेसर स्टेट से स्टार्ट करते, एक स्टोरी के माध्यम से समझते सबको, ठीक है। तो बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खान नाम का एक बंदा था, जो जिसको जो है सूबेदार बना के भेजा जाता है। सूबेदार यहाँ पे रहता है बंगाल का, ठीक है। अब सूबेदार के पास दो और पोजीशन से, सूबेदार के बाद में नाजिम करके एक पोजीशन रहती है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है किसी भी एरिया का, ठीक है। जो प्रोविंस है यहाँ पे मुगल्स की, उस प्रोविंस को देखता है नजीम, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है दीवान, जो कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। मतलब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर अंडर मुगल, ठीक है। तो इस तरह सेपरेशन ऑफ पावर्स दे रखी है। अब ये जो नजीम और दीवान है इनकी, और सूबेदार है, इनकी लॉयल्टी जो है सूबेदार के साथ नहीं है, नजीम और दीवान की, इनकी लॉयल्टी है मुगल के साथ, मुगल किंग के साथ। तो ये इनके लॉयल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, मुर्शिद कुली खान जो है, यहाँ पे मुगल डिक्लाइन के बाद पावर जो है खुद को दे देते हैं, और यहाँ पे खुद को जो है नवाब नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं, ठीक है। तो नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं मुर्शिद कुली खान, खुद को नवाब ऑफ बंगाल बना लेते हैं। यहाँ पे इनकी कैपिटल एक नहीं, मुर्शिदाबाद को सेटअप करते हैं, ठीक है। अब मुर्शिद कुली खान जो है, इनको अपनी लेजिटिमेसी बतानी थी कि मतलब क्या है जो आप किंग बन गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मर्चेंट्स हैं,
मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, इनकी हेल्प से मुर्शिद कुली खान जो है खुद को जो है मुर्शिद कुली खान खुद को जो है यहाँ पे नवाब डिक्लेयर कर देता है। अब फॉर एग्जांपल उनके बैंकर्स के नाम ले तो जगत सेठ और ओमी चंद, आमिर या फिर ओमिर चंद, यहाँ पे मर्चेंट्स और बैंकर्स रहते हैं। ये जो है मुर्शिद कुली खान को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ क्या बन जाते हैं, मुर्शिद कुली खान बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। ये नाजिम और दीवान की जो पावर है, वो ये जो पोजीशन है इसको अबॉलिश कर देते हैं और खुद को ये सारी पावर्स दे देते हैं। ठीक है। अब मुर्शिद कुली खान के बाद यहाँ पे तो his appointment as a Subedar in Bengal in 1770 strengthened his position immensely by giving him for the first time any province the joint powers of दीवान एंड नजीम। ठीक है, यहाँ पे अबॉलिश कर देते हैं नजीम और दीवान की पावर। इसके बाद मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं, उसको नाम देते हैं बंगाल मुर्शिदाबाद। ही अबॉलिश द सिस्टम सेपरेट ऑफिस ऑफ नजीम एंड दीवान कंबाइन ऑफिस बाय कंबाइन दिस पोस्ट दे स्ट्रेंथ द पावर गवर्नर। ठीक है, इसके बाद जो मुर्शिद कुली खान है वो सरफराज को नॉमिनेट करते हैं इसका सक्सेसर। लेकिन इसके जो फादर रहते हैं वो किंग बनना चाहते थे, तो वो बोलते हैं कि पहले शुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो सरफराज के फादर रहते हैं वो बोलते हैं पहले आप मुझे जो है नवाब बना दो बंगाल का, इसके बाद में आप मेरे सन को बनाना। ठीक है, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो है यहाँ पे फादर बन जो नवाब बन जाते हैं बंगाल के। लेकिन यहाँ पे बैंकर्स और लैंडलॉर्ड्स को पसंद नहीं आता है, क्योंकि अभी भी मुर्शिद कुली खान और जो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान है ये ट्रिब्यूटरीज एक तरह से पैसा मुगल्स को अभी भी सेंड कर रहे थे मुगल किंग को एज ए रिस्पेक्ट। ठीक है, मुगल किंग को। और ये बैंकर्स को पसंद नहीं आता है, तो वे क्या करते हैं, अली वर्दी खान जो सक्सेसर है सरफराज खान, इसको किल कर देते हैं, मार देते हैं बैंकर्स उनकी हेल्प से। ठीक है, वॉज बैक्ड बाय जमींदार्स एंड बैंकर्स। अली वर्दी खान जो है सरफराज को खान को मार देते हैं सक्सेसर को, और यहाँ पे खुद जो है पोजीशन ले लेते हैं। और इसके बाद जो है ट्रिब्यूटरीज जो है मुगल्स को जाना कंप्लीटली बंद हो जाती है, और यहाँ पे विच मार्क द वर्चुअल ब्रेक ऑफ द मुगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली अली वर्दी खान बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अब इसके बाद अली वर्दी खान के बाद आते हैं सक्सेसर इसके सिराजुद्दौला बिकम द नवाब बंगाल, डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर अली वर्दी खान। तो 1756 में सिराज उद दौला जो नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं। और बंगाल को एक बार हम वापस देख लेते हैं, तो ये पोजीशन आपको दिख रही है बंगाल की। यहाँ पे हमारे पास आते हैं नवाब सिराजुद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हैदराबाद पे। हमारी बंगाल की स्टोरी वहाँ फिनिश होती। हैदराबाद में चिन खिलिज खान ये भी सूबेदार होते हैं, एक जगह के सूबेदार रहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, डेक्कन में रहते हैं। यहाँ पे इनका एक नया अपॉइंटी आता है चिन खिलिज खान का, तो इसको मार देते हैं। तो चिन खिलिज खान जो अपने अपॉइंटी उसको ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, और हैदराबाद में खुद को एज ए निज़ाम घोषित कर देते हैं। अब चिन खिलिज खान जो अपना नाम जो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। चिन खिलिज खान अच्छा नहीं लग रहा था उनको अपना नाम, तो यहाँ से वो चेंज करके निज़ाम उल मल्क असफ जहाँ जो है यहाँ पे अपना नाम रख लेते हैं। मतलब यहाँ से उनका नाम चेंज होके चिन खिलिज खान से निज़ाम उल मल्क असफ जहाँ हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद मुगल्स और ये इन हैदराबाद ही रिमूव द मुगल्स ऑफिशियल्स इन हैदराबाद एंड इंस्टॉल हिज ओन मैन। तो यहाँ पे ये हैदराबाद में अपनी पोजीशन जो है असफ जहाँ सेटअप कर लेते हैं।
यहाँ पे इनको एक टाइटल मिलता है बुरहान उल मुल्क का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अवध पे। चिनक्लिज खान की इतनी स्टोरी थी। ठीक है, तो चिनक्लिज खान कहाँ के प्रोविंस बने थे? चिनक्लिज खान जो है हैदराबाद, अब हैदराबाद कहाँ है यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं। तो ये पोर्शन जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, यहाँ पे मिलते हैं हमें असफ जहाँ। ठीक है, बंगाल में हमने देख लिया हमारे पास सिराजुद्दौला आते हैं। ठीक है, बंगाल में हमारे पास आते हैं सिराजुद्दौला, सिराज उद्दौला बंगाल में आते हैं। और हैदराबाद में हमें मिलते हैं असफ जहाँ निज़ाम उल मल्क। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अवध पे। तो अवध पे क्या होता है, सादत खान वॉज द गवर्नर ऑफ अवध इन 1720। ही हैड हेल्प इन ओवरथ्रोइंग सैयद ब्रदर्स। मतलब का मतलब क्या, यहाँ पे सादत खान जो है, यहाँ पे सादत खान क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, सादत खान जो है यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला की हेल्प करते हैं सैयद ब्रदर्स को मारने में। ठीक है, किल कर दिया जाता है, सैयद ब्रदर्स को मार दिया जाता है। और इसके बाद सादत खान जो है यहाँ पे गवर्नर ऑफ अवध, अवध अवध के जो गवर्नर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकल रूलर्स जो भी इनके अगेंस्ट जाते हैं उसको मार ख़त्म करते हैं, उनका डील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका रेवेन्यू सिस्टम उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रेवेन्यू सिस्टम इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और सदत खान अपने सन इन लॉ सफदार जंग को से सक्सेसर नॉमिनेट करते हैं विदाउट आस्किंग फॉर इम्पेरियल सेक्शन। ही ऑर्गेनाइज रेवेन्यू अरेंजमेंट्स ऑफ द प्रोविंस। फिर सफदार जंग के बाद सक्सेसर शुजा उद्दौला, मतलब पहले हमारे पास तो सिराज उद्दौला, यहाँ पे हमारे पास तो शुजा उद्दौला अचीव ग्रेटर सक्सेस, वो अवध के बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वापस से कितने हो गए, बंगाल में हमारे पास आते हैं नवाब सिराजुद्दौला, अवध इसके ऊपर है शुजाउद्दौला, हैदराबाद में आते हैं असफ जहाँ निज़ाम। ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद तक हमारा हो जाता है। फिर अवध में शुजाउद्दौला आते हैं, शुजाउद्दौला। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं अपनी। देन आते हैं मैसूर। तो मैसूर पहले जो है विजयनगर एम्पायर के अंडर था, जहाँ पे वोदियार डायनेस्टी रूल किया करती थी। ठीक है, अब वोदियार डायनेस्टी को में इट इज सेंट्रलाइज मिलिट्री बिगेन टू इंक्रीज लेट 17th सेंचुरी। चिकवेराज वोदियार चिकदेवराय राज वोदियार। ठीक है, अब ये वोदियार डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी। अब यहाँ पे इनके सिंपली यहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करते थे, कौन थे मिनिस्टर, नंजराज। ठीक है, तो चिकदेवराज वोदियार जो है इनके प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये पपेट रूलर थे। जो मेन पावर थी वो किसके पास थी, नंजराज के पास, जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो हैदर अली यहाँ पे क्या करते हैं, हैदर अली जो है नंजराज को मार देते हैं और खुद यहाँ पे पावर, सब रियल पावर इन द किंगडम रिड्यूसिंग द वोदियार किंग इनटू अ मियर टाइटेलियर हेड। मतलब खुद ही यहाँ पे नंजराज को मार के हैदर अली जो है यहाँ पे सारी पावर जो है खुद को ले दे देते हैं। मतलब ये अब यहाँ पे मेन रूलर है। जो वापस से जो वोदियार किंग है वो कम्प्लीटली पपेट रूलर है, टाइटलर हेड है। ठीक है, तो हैदर अली यहाँ पे मैसूर में जो अपनी पावर कंसोलिडेट करते हैं। इसके बाद उनके सन जो है पावर सक्सेसर बनते हैं, टीपू सुल्तान, जो कि अपनी पावर लेते हैं। यहाँ पे न्यू कॉइनेज सिस्टम, फ्रेंच के साथ अपनी ट्रीटीज बढ़ाते हैं। क्योंकि इनको लग जाता है यहाँ पे हैदर अली को ही पता चल जाता है कि यहाँ पे यूरोपियंस कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इंग्लिश ब्रिटिशर्स। तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स से अपनी कैपिटल हटा देते, दूर कर लेते हैं। और साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रेंच का ट्रीटी करते हैं उनको मिलिट्री एडवांसमेंट करने के लिए। अब टीपू सुल्तान जो है रिलीजियस के बेसिस पे जो है डिफ्रेंशिएट करता था, मतलब लोगों में भेदभाव करता था टीपू सुल्तान। तो एक ये बेड साइड थी टीपू सुल्तान की।
यहाँ पे टीपू सुल्तान अपनी मॉडर्न नेवी को भी बनाने में कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कार्नेटिक, हम चलते हैं कार्नेटिक पे। तो वन ऑफ द सूबाज ऑफ मुगल डेक्कन एंड द दस केम अंडर निज़ाम, ठीक है। तो कार्नेटिक में जो पहले हैदराबाद का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पे हैदराबाद पे निज़ाम ने हैदराबाद के निज़ाम ने अशक जहाँ ने पावर ली, तो यहाँ पे कार्नेटिक पे निज़ाम से कार्नेटिक अलग हट जाते हैं मुगल डेक्कन से। यहाँ पे डिप्टी गवर्नर नोन एज नवाब ऑफ कार्नेटिक मेड हिज ऑफिस हेरिडिटरी। Nawab Sadatullah Khan made it his nephew Dost Ali his successor without approval of Nizam, founder of Navayaz dynasty। तो यहाँ पे दोस्त अली खान एक फाइनल सक्सेसर बनते हैं कार्नेटिक के, ठीक है। कार्नेटिक के बाद हम आते हैं रिबल स्टेट्स पे। तो जाट्स एक एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के साइड में अपनी टेरिटरी सेटअप करते हैं। द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ जाट पीजेंट टुक प्लेस इन 1669 and the emperor himself had to proceed to suppress this rebellion in 1686। The Jats revolted again. That this time the Mughal imperial power was able to achieve some success against them, but failed to curb their power completely। Jat state of Bharatpur was set up. Jurman and Badan Singh reached its highest glory under the Surajmal, extended his authority from Ganga in the east, Chambal in the south, and Subha of Agra in the west, Subha of Delhi in north। ठीक है, तो ये दिल्ली पोर्शन में देखने को मिलते हैं। देन बंगाश पठास एंड रोहिलास, मतलब क्या, अवध में जो हमें छोटे से हिस्से के ऊपर जो है हमें रोहिलास देखने को मिलते हैं। तो मोहम्मद खान बंगश एन अफगान एडवेंचरर established his control over territory around Furukabad during the reign of Farrukhsiyar and Muhammad Shah। The reign is identified as modern Aligarh Kanpur। Ali Muhammad Khan carved out a separate principality known as Rohilkhand with its capitalist first Aulan in Bareilly, later इन रामपुर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर जो है लेक्चर 4 जो है क्लोज होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।